स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 15 भी। और यहाँ पे हम दिखेंगे आगे की कंट्रोलर्स जो हमारे थे, ठीक है, डेरिवेटिव कंट्रोलर और उसके आगे जो भी है कंपोजिट कंट्रोलर जो हैं। तो डेरिवेटिव कंट्रोलर को ही हम रेट कंट्रोलर भी बोलते हैं और इसका एक स्पेशल नाम भी है टैकोमीटर कंट्रोलर। ओके, रेट कंट्रोलर भी है, डेरिवेटिव कंट्रोलर तो है ही, और टैकोमीटर कंट्रोलर ये जस्ट कैसा होता है, ये अपोजिट होता है इंटीग्रल कंट्रोलर का। इंटीग्रल कंट्रोलर जो हमने पढ़ा उसको सही से समझ लिया तो फिर ये तो हो ही जाएगा। और जो कंट्रोलर भी हैं और जो कंपेंसेटर भी हैं, वहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आप बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पे पहले काम करो। सबसे पहले कि एक या आपने सीखा सिंपल सा प्रोपोर्शनल, उससे आपने इंटीग्रल सीखा, फिर आपने डेरिवेटिव सीखा। जब इन सबको सीख लिया तभी आप अच्छे से कंपोजिट कंट्रोलर को, जिनको 1 2 3 है, इनको साथ में जोड़ के बनाते हैं, सीख सकते हैं। तो बेसिक्स बहुत ज़रूरी है कंट्रोलर और कंपेंसेटर को पढ़ते समय अच्छे से करना। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपका स्पीड भी ये बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ा देता है, लेकिन ये कुछ चीज़ अच्छी दे रहा है तो कुछ बुरी भी देगा, तो ये आपका स्टेडी स्टेट एरर को बढ़ा देता है। ओके, जैसे कि इंटीग्रल कंट्रोलर हमारे स्टेडी स्टेट एरर को घटा के 0 ले आता है, ये उसको बढ़ा देता है। तो ये इसका अपोजिट केस हो गया, इसलिए इसको बोला है कि अपोजिट की तरह है इंटीग्रल कंट्रोलर के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आपका आउटपुट है आपका इंटीग्रल में, तो वो इंटीग्रल ऑफ ई टी डी टी करके प्रोपोर्शनल था। ओके, यहाँ पे क्योंकि डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू डी अपॉन डी टी ई टी। ओके, ए टी इजकल टू के डी, अभी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे ये के डी देगा। ओके, वहाँ पे क्या ही देता था, के डी आपका होगा न्यूमरेटर में ही मौजूद होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, डी अपॉन डी टी ई टी के इक्वल। ओके, तो ये इसका कॉन्स्टेंट है के डी। अब यहाँ पे जो गेन की बात करेंगे, जैसे हमने पीछे इंटीग्रल में भी बात करी थी, जी ऑफ सी जी सी ऑफ एस, तो के डी इंटू एस होगा यहाँ पे। क्यों, वहाँ पे डिवाइड बाई एस था क्योंकि वहाँ इंटीग्रेशन कर रहे थे। जब आप, मैंने पहले उसी लेक्चर में पहले बता दिए थे, जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप मल्टीप्लाई बाई एस करते हैं, ठीक है, एस डोमेन में। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम डोमेन में, तो मल्टीप्लाई बाई एस, तो ये हमारा गेन आ गया के डी इंटू एस। यहाँ पे के डी और टी डी दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ना कि अपोजिट। वहाँ पे टी आई जो था वो रेसिप्रोकल था के आई का, ओके, इंटीग्रल के अंदर, तो ये चीज़ थी। पर यहाँ पे क्या है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि अपोजिट। और इसी को हम यहाँ पे रेट टाइम भी कहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम भी क्या है, रेट कंट्रोलर भी है, जो हमने ऊपर देखा, ठीक है, रेट कंट्रोलर। तो ये चीज़ हो गई, रेट टाइम भी कहते हैं इसको, टी डी इजकल टू के डी हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं, गेन कांस्टेंट तो हमने देख ही लिया है कि के डी के इक्वल है, इसी को हम टाइम कांस्टेंट भी बोल देते हैं क्योंकि दोनों ही इक्वल है। ओके, रेट गेन कांस्टेंट या फिर हमारा टाइम कांस्टेंट। अब कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं। अब क्योंकि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो आपको पता है कि आपको जो रैम्प होता है, रैम्प का डिफ्रेंशिएशन आपको स्टेप देता है, ठीक है। ई टी आपका इनपुट है, यह आपका आउटपुट है। तो इस रैम्प का डिफ्रेंशिएशन इसने करके आउटपुट में आपको क्या दे दिया, स्टेप दे दिया। और बहुत हाई स्पीड पे ये काम करता है क्योंकि हमने देखा ही है कि ये स्पीड को आपका बढ़ा देता है, बट एरर को भी, स्टेडी स्टेट एरर को भी बढ़ा देता है। ये इसका ड्रॉबैक है साथ में। अब यहाँ पे इसके और क्या ड्रॉबैक्स हैं, आपने सही सोचा कि अगर आप यहाँ पर रैम्प ले लोगे इनपुट में, तो रैम्प का डिफ्रेंशिएशन होता है इम्पल्स। ओके, तो इम्पल्स हमें यहाँ पर डिजायरेबल नहीं होता। वी कांट डिफाइन आउटपुट ऑफ द डेरिवेटिव कंट्रोलर इफ द इनपुट इज कांस्टेंट स्टेप, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, ये इम्पल्स इस तरीके से है। तो अगर आपको आउटपुट में इम्पल्स मिल रहा है तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, एरर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्पीड हाई हो जाएगी। तो इस वजह से हम कभी भी इसका इनपुट जो है, इनपुट को, इसके इनपुट को आप कभी स्टेप नहीं रख सकते क्योंकि उसका डेरिवेटिव आउटपुट में वो इम्पल्स दे देगा और हमें इम्पल्स आउटपुट में नहीं चाहिए। तो ये कुछ ग्राफ की बात हो गई। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और देख लेते हैं कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो होता है, ठीक है, ये अलग ही पॉइंट है। ये बिल्कुल तीनों कंट्रोलर हमने लगभग आप मान के चलो पढ़ लिए हैं। अभी एक टॉपिक इसी कंट्रोलर में बचा, डेरिवेटिव में इफेक्ट ऑन कंट्रोल सिस्टम। उसके पहले एक टॉपिक और है कि ये जो कंट्रोलर होता है प्रोपोर्शनल वाला, यह आपका ना तो डिले क्रिएट करता है आउटपुट में, ना तो आपका एडवांस क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ये इंस्टेंटेनियस आउटपुट देता है। इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे ही इनपुट दिया और वहीं पे आपको आउटपुट मिला एकदम से। ओके, इंटीग्रल जो कंट्रोलर होता है वो आपका डिले क्रिएट करता है आउटपुट में, और जो डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है वो आपका एडवांस क्रिएट करता है आउटपुट में। मतलब आपने इनपुट दिया और आपका आउटपुट आपको एडवांस में ही मिल रहा है, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ है। अगर एक मतलब स्टैंडर्ड टाइम देखें, टी इजकल टू 0 आउटपुट मिलने का टाइम है, तो ये उसी पे दे रहा है। ये टी इजकल टू 0 नेगेटिव पे दे देगा, ये टी इजकल टू 0 पॉजिटिव पे आपका आउटपुट दे देगा डिले करके देगा। तो ये चीज़ होगी, तीनों का कंपैरिजन आउटपुट देने का ऑर्डर जो है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसी का इफेक्ट ऑन कंट्रोल सिस्टम।
अब यहाँ पे एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा, कि डेरिवेटिव कंट्रोलर जो होता है इस कनेक्टेड इन फीडबैक पाथ, इसको फीडबैक पाथ में हम कंट्रोल करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, वहाँ पे हम पहले कंट्रोल करते थे, ब्लॉक को लगा देते थे, गेन वाले ब्लॉक को, जो भी कंट्रोलर का ब्लॉक होता था। बट जो डेरिवेटिव कंट्रोलर है उसका जो ब्लॉक है, इसका जो कनेक्शन है वो आपका ये फीडबैक पाथ में लगेगा, और इसका जो गेन रहेगा वो आपने पहले ही देख लिया, के डी इंटू एस के इक्वल रहेगा इसका गेन। तो ये जो हमारा मेन ब्लॉक है सेकेंड ऑर्डर का, ओके, OLTF वाला, इसके फीडबैक पाथ में हमने इसको लगा दिया है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। विदाउट कंट्रोलर आपका सेकेंड ऑर्डर से स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हो गया, ओके। विदाउट कंट्रोलर तो सबको पता ही है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी हो गई, ये आपका डैम्पिंग रेशियो हो गया जाई, ओके। आगे चलते हैं, ये टाइप 1 का आपका सिस्टम है, ओके। ऑर्डर 2 है इसका बट टाइप 1 है, ऑर्डर 2 है बट टाइप 1 है, ओके। विदाउट कंट्रोलर की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया है, इसका जो हमने इनपुट दिया है 1/s² रैम्प इनपुट दिया है, तो ये क्या बना देगा, ESS 1/kV 2xi/ओमेगा, ये स्टेडी स्टेट एरर की वैल्यू, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये इससे हटके अब बात कर लेते हैं विद कंट्रोलर की। तो यहाँ पे हमने सॉरी, जैसे कंट्रोलर डाला तो इसका गेन GH प्रोडक्ट कैसे बन गया, ω_n²/s कॉमन लेके s प्लस 2xi/n और प्लस KD, ये ω_n जो है ω_n², इसके संग आपका ये KD आ गया। तो यहाँ पे s बाहर आ गया, तो ये भी टाइप 1 का ही है, इसने टाइप को चेंज नहीं किया, ये भी टाइप 1 है और ये भी टाइप 1 था, टाइप को चेंज नहीं किया। QS = s² प्लस 2ω_n_s और xi प्लस KD ω_n/2, ओके, प्लस ω_n² = 0, ठीक है, ये प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये बीच वाले टर्म में आपका चेंजेस हो गए, xi के संग ये चीज़ आपकी प्लस हो गई, KD ω_n/2। नेचुरल फ्रिक्वेंसी अभी भी ω_n है, बट जो आपका डैम्पिंग रेशियो है उसमें xi के संग ही ये ऐड हो रहा है, xi प्लस KD ω_n/2, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इसी के संग ऐड हो रहा है आपका डैम्पिंग रेशियो के संग, डैम्पिंग रेशियो बढ़ जा रहा है, ओके। अभी भी ये टाइप 1 ही है। ESS जो यहाँ पे होगा, क्योंकि डैम्पिंग रेशियो बढ़ गया, तो ESS का फॉर्मूला जो होता था 2xi/ω_n, अब उसी में हम बस KD को और जोड़ देंगे, ओके। तो आपका स्टेडी स्टेट एरर आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि KD एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और वो जो पहले से क्वांटिटी थी उसमें ऐड हो रही है, इसकी मान लो कुछ भी वैल्यू होगी, x वैल्यू है, जैसे यहाँ पे x है, अब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी y जुड़ रही है, तो ओवरऑल x प्लस वाई आपका x से बड़ा ही होगा, स्टेडी स्टेट एरर आपका बढ़ गया। ये कौन कर रहा है, डेरिवेटिव कंट्रोलर कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे देखा गया कि स्पीड आपका बढ़ा, स्टेबिलिटी आपका बढ़ा, ओके, टाइप आपका चेंज नहीं हुआ, स्टेबिलिटी बढ़ा, ESS आपका, लेकिन स्टेडी स्टेट एरर आपका बढ़ गया। अब आगे बात करते हैं कि डेरिवेटिव कंट्रोलर इज एंटीसिपेटिव ड्यू टू विच स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है, एंटीसिपेटिव नेचर का होता है, इसकी वजह से इसके अंदर आपको स्पीड बढ़ता हुआ मिलता है, ठीक है, आपको स्पीड बढ़ता हुआ मिलता है इस कंट्रोलर के यूज़ करने के साथ में। ये चीज़ हो गई। डेरिवेटिव कंट्रोलर डज नॉट चेंज ω_n, ये ω_n को चेंज नहीं करता है बट इंक्रीजेज xi, लेकिन ये xi की वैल्यू को तो बढ़ा देता है, जो हमने ऊपर देखा xi प्लस हो गया, ड्यू टू विच स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि डैम्पिंग फैक्टर हमारा बढ़ जाता है तो हमारा स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। डैम्पिंग फैक्टर बढ़ने का क्या मतलब है कि आपके ऑसिलेशन जो हैं वो कम हो जाएंगे, ओके, ये चीज़ हो गई। फिर आता है ड्यू टू डेरिवेटिव सॉरी कंट्रोलर ESS इंक्रीजेज, ओके, हेंस डेरिवेटिव कंट्रोलर अलोन इज नॉट यूज, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि ESS बढ़ रहा है, आपका स्टेडी स्टेट एरर बढ़ रहा है, इसी वजह से इसको भी अकेले इस्तेमाल में नहीं लाते, ऑल्सो अलोन नॉट यूज, तो डेरिवेटिव कंट्रोलर को भी हम अकेले यूज़ नहीं करते। अब आते हैं आगे, एक स्टेप आगे की कंपोजिट कंट्रोलर, जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला आपका P प्लस D कंट्रोलर है, आउटपुट AT जो है वो आपका प्रोपोर्शनल है ET। अब ये इस तरीके की हमने इक्वेशन पहले भी देखी थी कि ये ET के प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर देता है कि ET के प्रोपोर्शनल है, पर क्योंकि डेरिवेटिव जोड़ा है तो इसमें एक टर्म और जुड़ जाएगा जो कि डेरिवेटिव वाला टर्म होता था। डेरिवेटिव वाले टर्म में अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ तो AT प्रोपोर्शनल टू आपका KD तो आएगा, पहले अगर प्रोपोर्शनल लिखेंगे तो KD नहीं आएगा, बट ये तो होगा ही D/dt ET, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपका यहाँ पे KD आ जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन गया। एक्चुअल में बोला जाए तो AT जो है वो प्रोपोर्शनल तो है इस पूरे के, बट ये D/dt ET के प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि KD ऑलरेडी आपने इंक्लूड कर दिया है। तो ये जो इक्वेशन लिखी है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी तरीके की आपकी P प्लस I की इक्वेशन होगी और P प्लस I प्लस D की इक्वेशन होगी, वहाँ पे आप चीज़ों को बढ़ाते जाएंगे। ये आपका P की वजह से ET और ये आपका D की वजह से है, ओके। तो गेन की बात करेंगे, गेन भी दो टर्म से मिलके बन जाएगा, एक तो आपका सिंपल KP, क्योंकि इसको अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये केवल KP बन जाएगा, प्लस आपका KP, अभी क्या होता है ना कि KP दोनों में मल्टीप्लाई होता है, एक तो आपका KP सिंगल है ही पर वो D वाले में भी मल्टीप्लाई हो गया, तो दूसरा टर्म हो जाएगा KP KD S,
KDS कहाँ से आया, ये जस्ट हमने अभी डेरिवेटिव कंट्रोलर ऊपर पढ़ा ही है। और क्योंकि KD TD के इक्वल भी होता है टाइम कांस्टेंट के इक्वल, तो KP इज 1 + TDS, हम KP को 1 + TDS करके भी लिख सकते हैं। तो ये इसका गेन हो गया। अब जो गेन हमने यहाँ पे निकाला है इस कंट्रोलर का, ये P + D कंट्रोलर है, दोबारा मैं बोल देता हूँ, इसका जो गेन निकाला है इसी को अब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, किसमें, अपने इस ब्लॉक में, गेन वाले ब्लॉक में इस्तेमाल करेंगे। तो KP 1 + KDS और ω_n² S × S + 2 xi ω_n। अब इसको याद रखेंगे कि ये जो P + D कंट्रोलर है, इसको आप इसी सीरीज़ में लगाते हैं, ओके, फीडबैक में नहीं लगाते, जबकि डेरिवेटिव कंट्रोलर को फीडबैक में लगा रहे थे। तो GH लिखेंगे, GH इज, ठीक है, ω_n² अपॉन S + 2 xi ω_n। ये तो बेसिक सी चीज़ हो गई। अलग से क्या आया, आपका KP आ गया न्यूमरेटर में, किसकी वजह से, आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की वजह से। और इसी के साथ में आपका 1 + KDS आ गया, किसकी वजह से, आपका, और ये दोनों ही कहाँ से निकल रहा है, ये KP × 1 + KDS, ये गेन ही है, ये गेन, यही वाला गेन है। और ये क्यों आ गया, ये दूसरा वाला टर्म आ गया आपका डेरिवेटिव कंट्रोलर की वजह से। तो इसने मिलके क्या बना दिया, ये आपका मिलके बना दिया P + D कंट्रोलर। ओके, फर्दर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसमें क्या कर देंगे, 1 + GH, इसमें 1 ऐड कर दो तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इसका ऐड हो जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये देखो S² + 2 ω_ns xi। अब क्या हो रहा है कि आपका ये ω_n² के संग KP तो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में होता था। बट ये चीज़ क्या हो रहा है, जो कि आपने ऊपर देखा था डेरिवेटिव कंट्रोलर में, कि xi में आपका ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे ओनली KD ऐड नहीं होगा, KD/2, यहाँ पे KP भी ऐड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो काम आपका डेरिवेटिव कंट्रोलर कर रहा है वो काम वही होगा, बट प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का कांस्टेंट भी इसके संग आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो xi + KP KD ω_n/2। तो ये चीज़ आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हो रही है, किसके, P + D कंट्रोलर के। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं कि इफ़ KP इज कांस्टेंट, अगर KP कांस्टेंट है, अगर मैंने ये KP को कांस्टेंट कर दिया, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि देन KP ω_n², ये जो आखिरी वाला चीज़ है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, देन नो ऑसिलेशंस, कोई भी ऑसिलेशंस नहीं होंगे। तो KP की वैल्यू को कंट्रोल करके हम ऑसिलेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये इस टर्म की बात कर रहा है, जो ये लास्ट वाला टर्म है, ओके, KP ω_n, इसकी बात कर रहा है कि अगर KP को हम कांस्टेंट कर देंगे तो KP ω_n² ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, कोई भी आपके ऑसिलेशंस नहीं बचेंगे। और फिर सेकंड पॉइंट में भी ये कह रहा है कि अगर हम KP को कांस्टेंट कर दें, लेकिन इसके संग और क्या करें, KD की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाए, ओके, KD की वैल्यू को इंक्रीज़ करते जाए, तो उससे क्या होगा, ω_n तो अभी भी कांस्टेंट है। जब देखो KP कांस्टेंट किया तो ω_n कांस्टेंट, और ये जो xi में हो रहा है, xi + KD ω_n/2, अब ये भी बढ़ जाएगा क्योंकि KD की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब डैम्पिंग फैक्टर को हम बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारा डेरिवेटिव कंट्रोलर ये प्रॉपर्टी देता ही था। तो ये जो P + D कंट्रोलर है, ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का भी और आपका डेरिवेटिव कंट्रोलर का भी। तो यहाँ पे xi की वैल्यू हमारी बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, जब हम KD की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। xi बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। टाइप 1 है ये अभी भी, ESS जो हमारा 1/kV के इक्वल होता है, 1/kV = 2 xi/KP ω_n। तो यहाँ पे ये KP आपका आ जाएगा, ओके, प्रोपोर्शनल कंट्रोल का जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा, इसमें KD नहीं आएगा, ठीक है, नो KD। अब ESS जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा हमारा, बिकॉज टाइप 1 का सिस्टम डज नॉट चेंज, सो ऑफसेट एरर एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में एरर होता था, ऑफसेट एरर, वो यहाँ पे अब भी रहेगा, क्योंकि टाइप 1 का कंट्रोलर है और ये चेंज नहीं हो रहा, सिस्टम टाइप 1 का सिस्टम है। और जो प्रॉपर्टीज़ आपके प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और डेरिवेटिव कंट्रोलर दोनों रखे हुए थे, वो दोनों ही यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन में दिख रही है, जैसे कि ESS नॉट इक्वल टू 0 होना, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का प्रॉपर्टी। फिर बात करते हैं कि PD कंट्रोलर इज रिकमेंडेड फॉर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो कॉम्बिनेशन वाले कंट्रोलर होते हैं, जैसे कि PD कंट्रोलर है आपका, ओके, PD कंट्रोलर है, P + I कंट्रोलर है, P + I + D कंट्रोलर है, तो ये काफ़ी स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे कि PD कंट्रोलर ओनली फॉर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ओके, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के लिए नहीं, ठीक है, विच इज़ एक्सीलेंट इन इट। तो ये जो PD कंट्रोलर है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करने में, या फिर ओनली ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करने में एक्सीलेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। उसके आगे देखते हैं, PD कंट्रोलर इज रिकमेंडेड टू इंप्रूव द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ओके, ऑफ अ सिस्टम हैविंग ऑलरेडी, देखिए ये मैंने खुद से लिखा है कि हैविंग ऑलरेडी गुड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो जिस सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो ऑलरेडी अच्छा है, केवल ये उसी सिस्टम के ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को अच्छा कर सकता है। ऐसा क्यों, अगर ये देखो दो रिस्पॉन्स है, स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। अब आप उस सिस्टम का ये तो अपना काम करेगा ही, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को तो अच्छा करेगा ही। अब दो केस हो सकते हैं कि आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बेकार है और अच्छा है।
अब ये जो बेकार वाला केस है, अगर आप ट्रांजिएंट को अच्छा भी कर दो पर ओवरऑल सिस्टम तो बेकार ही बना रहेगा, क्योंकि अभी भी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स तो बेकार है। बट अगर ऑलरेडी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स अच्छा हुआ और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमने इसकी मदद से अच्छा कर दिया, तो ओवरऑल आपका सिस्टम अच्छा रिस्पॉन्स देगा। तो ये चीज़ है कि P+D कंट्रोलर को हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, पर अगर ऑलरेडी आपका गुड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हो तो फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सिमिलरली P+I कंट्रोलर जो होगा वो आपका स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को अच्छा करेगा, और वहाँ पे ये क्या चाहता है कि P+I क्या चाहता है कि आप ऑलरेडी ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को गुड करके रखो। ओके, तो इसी तरीके की इक्वेशन हमने ऊपर भी देखी थी, जब P+D पढ़ा था, AT प्रोपोर्शनल टू ET तो होगा। ये किसकी वजह से? ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, और साथ में इंटीग्रल कंट्रोलर की प्रॉपर्टी ये दिखा रहा है KI 0 से T ET dt दोनों का एडिशन। ओके, तो ये हमने देखा। अब इसी में गेन की अगर बात करेंगे तो गेन क्या हो जाएगा, इसमें KP आप डाल दोगे तो GC इक्वल टू KP 1 + KI/S। ये तो KP रहेगा ही प्रोपोर्शनल की वजह से, KP अंदर इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली। जो ऊपर KD भी हो रहा था, KP मल्टीप्लाई हो रहा था KD के साथ, तो KP यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा KI के साथ, तो ये सेम बात हो गई। ओके, तो ये चीज़ हो गई KP 1 + 1/TRS। अब यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है कि जो KI होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है TR के या फिर TI के। ओके, जो टाइम कांस्टेंट है, तो ये KI को हम रिप्लेस कर देंगे TR से, तो अब न्यू फार्मूला गेन का बन जाएगा KP 1 + 1/TRS। ओके, 1 + 1 सब कुछ नीचे ही है। अब ये जो हमने लिखा है ये वाला एक्सप्रेशन, इसी को एज अ गेन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो ये आपका जो ब्लॉक है ये गेन दे रहा है कंट्रोलर। ये यही आपका क्या है, P+I कंट्रोलर का ब्लॉक है, KP 1 + KI/S। ओके, ω_n² S, ठीक है, अपॉन S + 2 ω_n। ये टाइप 2 का आपका सिस्टम है। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं या इनपुट दे रहे हैं रैम टाइप का 1/s², तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर को ये 0 बना देगा, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल कंट्रोलर की प्रॉपर्टी है। तो ऐसा मैंने ऊपर क्यों कहा था कि आप अगर बेसिक समझ गए, जैसे ये 3 अलग अलग तरह के कंट्रोलर हैं, इनको समझना अलग अलग ज़रूरी है। जब इनको समझ गए, आप इनको कंबाइन करके बना दो, दो अलग अलग कंट्रोलर, उसके बाद तीनों को कंबाइन करके बना दो, ठीक है, ये कंट्रोलर, तो फिर आप इनको भी समझ जाओगे। लेकिन अगर आप इनको नहीं समझे अच्छे से, जब इनको वहाँ समझाया था, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आपको। तो ये प्रॉपर्टी आपका इंटीग्रल कंट्रोलर का है। अब एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि P+I कंट्रोलर और I कंट्रोलर जो इंटीग्रल कंट्रोलर होता है, या फिर इसमें आप प्रोपोर्शनल भी जोड़ दो, आर सेम फॉर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो वो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स के लिए बिल्कुल सेम ही होते हैं। तो ऐसा कुछ इफेक्टिव चीज़ नहीं कर रहा, आप केवल I को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कब, जब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात आ रही है। और P+D कंट्रोलर एंड D कंट्रोलर आर सेम फॉर ट्रांजिएंट स्टेट रिस्पॉन्स। तो ये यहाँ पे बात हो गई। तो आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। QS इक्वल टू हमारा S³ + 2 ω_n² + KP ω_n²S। अब क्योंकि हमने बोला है ना टाइप 2 का हो गया है, तो ये इसी वजह से हो गया। अब यहाँ पे S² को कॉमन ले सकते हैं, और KP ω_n² प्लस आपका ये KP KI ω_n²। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, जो कि थोड़ा डिफरेंट है P+D कंट्रोलर से। ये क्या है, P+I कंट्रोलर यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि हम अपना RH क्राइटेरिया को यूज़ करते हैं, जो हमने RH में सीखा था, रूट-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। तो अगर हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करते थे या थर्ड ऑर्डर सिस्टम की बात करते थे, फर्स्ट एंड सेकेंड को तो हम डायरेक्टली ही चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नेसेसरी कंडीशन ही सफिशिएंट कंडीशन है। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, BC और AD क्या है इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे A है 1, यहाँ पे ये KP क्या है आपका D, और ये KP ω_n² और ये 2 ω_n, यह आपका BC है। तो जब कंपेयर करेंगे तो ये आपका 2 ω_n > KI आपको वैल्यू देगा। ओके, तो जब ये इस तरीके की वैल्यू आपको दे रहा है, तो इससे क्या होगा, देखो कंपेयर करेंगे तो इसके इस C के अंदर भी KP है और D के अंदर भी KP। जब दोनों को इक्वल रखेंगे या > भी रखेंगे, ग्रेटर या लेस देन रखेंगे, तो KP कट जाएगा। आपका कंपेरिजन केवल इनका होगा, उन टर्म्स का जो कि दोनों तरफ यूनिक है। यही टर्म्स दोनों तरफ यूनिक है, BC और AD को जो कंपेयर कर रहे हैं, तो ये चीज़ है, ये इसका इससे बड़ा है। तो आपको क्या है कि ये स्टेबल मिलेगा। ओके, लेकिन विदाउट कंट्रोलर की बात करेंगे तो S² + 2 ω_n² + ω_n² = 0 आपको देगा। ये विदाउट कंट्रोलर तो स्टेबल है, बट कंट्रोलर के साथ में स्टेबल है कि नहीं, ये क्वेश्चन है। मतलब अभी हमें वैल्यू नहीं पता, ये हमने कंपैरिजन किया है कि इधर ये है BC वाले टर्म्स में ये वैल्यू है, KI वाले टर्म्स में ये वैल्यू है, कंडीशन हमारी ये होनी चाहिए, बट हमें वैल्यू किसी की नहीं पता है।
तो विद कंट्रोलर हमारा क्या है ये नहीं पता, विदाउट कंट्रोलर तो ये स्टेबल सिस्टम है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अब कंक्लूजन की तरह है, आपका जो पी कंट्रोलर है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, वहाँ पे स्टेडी स्टेट एरर आपका जीरो नहीं हो सकता। ओके, पी प्लस आई में जब दोनों साथ आ जाते हैं, ओके, और आई का क्या होता है अलोन की, वहाँ पे स्टेबिलिटी घट जाती है, पर यहाँ पे क्या है दोनों के फायदे मिल रहे हैं। पी प्लस आई जब साथ आए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका ई एस स्टेडी स्टेट एरर जीरो बन गया और आपका स्टेबिलिटी भी आपको बढ़ी हुई मिल गई। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब पी और आई साथ आ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है। ये तीन अलग अलग तरह के कंट्रोलर हैं एक्चुअल में, आप अगर गौर करें तो ये आपको तीन अलग अलग तरह के कंट्रोलर हो रहे हैं। पी अलग है, आई अलग है और पी प्लस आई तो फिर अलग है ही। तो पी प्लस आई कंट्रोलर का थोड़ा सा और देखते हैं। ये हमने जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी या फिर हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन था उसी के अंदर पोल्स और जीरोज़ को हमने यहाँ पे डाला हुआ है कि जीरोज़ में आपका के आई ऊपर मौजूद है, माइनस के आई। ओके, पोल्स आपका ये मौजूद है और कुछ डबल पोल, क्योंकि ये एस स्क्वायर देता है, ये टाइप 2 का सिस्टम है, ये एस स्क्वायर देता है, इसलिए डबल आपके पोल यहाँ पे ओरिजिन पे मौजूद होंगे। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक ग्राफ है आपका। एस डोमेन में हमने पोल्स और जीरोज़ को बनाया हुआ है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीआई कंट्रोलर जो है इज़ रिकमेंडेड टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, जो मैंने ऊपर बताया भी कि पीआई कंट्रोलर का यूज़ करके आप स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हैविंग, फिर ये चीज़ हो गई जो ब्लू से हाईलाइटेड है कि हैविंग ऑलरेडी गुड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ट्रांजिएंट स्टेट का जो रिस्पॉन्स है वो पहले से अच्छा ही होना चाहिए। उससे क्या होगा, अगर वो पहले से अच्छा है और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को तो ये अच्छा कर दे रहा है पी प्लस आई, तो ओवरऑल आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपका सुधर जाएगा यहाँ पे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप पी डी और उसके संग आई को यूज़ करो तो लगभग वो वही बात होगी जब आप पी और आई को एक साथ यूज़ कर रहे हो। पी डी और उसके संग आई का क्या मतलब है, जैसे आई के पी अपॉन एस और यह आपका एस प्लस के आई। ओके, अब आगे देखते हैं पी प्लस आई प्लस डी कंट्रोलर को देखते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपने तीनों कंट्रोलर को एक साथ जोड़ देंगे। तो जो आपका इसको यूज़ करते हुए जो आपका इक्वेशन होती थी आउटपुट और इनपुट की, तो ए टी जो प्रोपोर्शनल है आपका ई टी, ये कौन दे रहा है, पी कंट्रोलर। फिर के आई इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी ई टी डी टी, ये आपको कौन दे रहा है, आई कंट्रोलर। फिर के डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टी आपको दे रहा है डी कंट्रोलर। तो इस तरीके से पी प्लस आई प्लस आपका डी कंट्रोलर हो गया। जो इसका जो गेन बनेगा, गेन इक्वेशन तो आपका के पी, ओके, बाहर आ जाएगा। अब के पी कॉमन होगा, ये आपको जो हमने देखा था पी प्लस आई में और पी प्लस डी में कि आपका जो के पी होता था वो तो कॉमन होता ही होता था, वो दोनों में ही मल्टीप्लाई होके जाएगा। तो अंदर ही जो 1 है मौजूद इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और आपका बाकी जो के आई अपॉन एस और के डी डी अपॉन डी टी ई टी दोनों में मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो के पी जनरल क्या हो जाएगा, के पी 1 प्लस, अब यहाँ पे टी आर और यहाँ पे एस रहेगा डिनोमिनेटर में और टी डी इंटू एस रहेगा न्यूमरेटर में। ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली बात। अब इससे हम अपना ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका जो कंट्रोलर है, ये कौन सा कंट्रोलर है, पी प्लस आई प्लस डी, इसका हमने यहाँ पे गेन रखा हुआ है के पी 1 प्लस के आई अपॉन एस के डी इंटू एस। ये आपका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, उसका ब्लॉक है और यहाँ ये सीरीज़ में ये ऐड होगा। तो केवल डेरिवेटिव कंट्रोल में ऐसा होता है कि आपको फीडबैक में जोड़ना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था एक। फिर बात आती है कि आई प्लस डी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे आई प्लस डी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या जो हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट कंट्रोल के अंदर आपका आई प्लस डी पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों है, उसका एक रीज़न है। अगर आप आई और डी को एक साथ जोड़ दो, के आई अपॉन एस और के डी अपॉन एस, सॉरी के डी इंटू एस को जोड़ोगे तो आप इससे बनाओ एस स्क्वायर के डी प्लस के आई अपॉन एस। इसमें क्या हो जाएगा कि इसके जो गेन बनेगा उसके अंदर एक जीरो मौजूद होगा। अच्छा, ऊपर आप सॉल्व करेंगे जो ओमेगा एक्सिस पे, अगर आपका क्या होगा, हम जीरो को ऐड कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये तो सबको पता है लेफ्ट साइड में ऐड कर रहे हैं तो आपका वो सही है, आपका ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये नॉर्मली स्टेबल हो जाएगा। बट अगर आप जीरोज़ को ऐड कर रहे हैं जो ओमेगा एक्सिस के ऊपर, जो कि आपको यहाँ मिलेगा समथिंग, ओके, ये एस स्क्वायर है और यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ है तो इक्वल टू प्लस माइनस वो आपको जो ओमेगा एक्सिस पे देगा, तो यहाँ पे सिस्टम आपका लेस स्टेबल हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है कि पी प्लस आई प्लस डी कंट्रोलर को हम बना तो सकते हैं पर उससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि वो लेस स्टेबल सिस्टम को ही देगा जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो इस वजह से हम आई प्लस डी कंट्रोलर का इस्तेमाल नहीं करते। अब वापस आते हैं पी प्लस आई प्लस डी पे। गेन कुछ इस तरीके का था, के पी अपॉन एस, हम क्या करते हैं एस सप्लाई कर देते हैं। ओके, ये बाहर एस हमने कर दिया, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये बाहर एस और अंदर कर दिया तो ये एस स्क्वायर बन गया। ये 1 जो था वो केवल एस बन गया और के आई में जो आपका एस डिवाइड हो रहा था वो यहाँ से चला गया।
तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब के पी अपॉन एस तो बाहर ही है, तो इसको हम अंदर जो पूरी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम। ओके, एक एस प्लस जेड वन और एक एस प्लस जेड टू, दोनों ही अलग अलग जीरोज हमारे हैं। ओके, अब हम जब इसको साथ में लेंगे और या तो इसको ले लो, फिर या तो आप इस इतने टर्म को लो और इतने टर्म को लो, तो यह आपको पहला वाला क्या दे देगा, पी प्लस आई कंट्रोलर, ये दे देगा पी प्लस डी कंट्रोलर। ठीक है, के पी ओपन एस तो मौजूद होना ही चाहिए दोनों में। ओके, ये आपका कंबाइन इक्वेशन बनी। अब ये क्या हो गया, एस प्लस समथिंग के फॉर्म में इक्वेशन बनी, एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात और है कि पी प्लस आई प्लस डी कंट्रोलर विच इज़ फंक्शनली सिमिलर टू कैस्केडिंग पी प्लस डी और पी प्लस आई कंट्रोलर, जो कि हमने ऊपर देखा कि जो पी प्लस आई प्लस डी बनाया है, हम इसको पी प्लस आई और पी प्लस डी की तरह भी मान सकते हैं कि फंक्शनली सिमिलर है। कैसा, जैसा हमारा पी प्लस डी और पी प्लस आई कंट्रोलर होता है। इज़ रिकमेंडेड टू इम्प्रूव बोथ ट्रांजिएंट एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इसको हम रिकमेंड करते हैं क्या इम्प्रूव करने के लिए, दोनों ही, क्योंकि देखो पी प्लस डी और पी प्लस आई कंट्रोलर की अपने अपने ड्रॉबैक थे। वो केवल एक तरीके के रिस्पॉन्स को इम्प्रूव कर सकता था और वो ये चाहता था कि दूसरा रिस्पॉन्स ऑलरेडी अच्छा हो। ओके, बट यहाँ पे क्या है कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स दोनों को ही अच्छा कर सकता है। इसका मतलब कि कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम को ये अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा पी प्लस आई प्लस डी कंट्रोलर मतलब या फिर पूरे के पूरे कंट्रोलर हमारे टाइप्स एंड होते हैं। अब इसके अंदर कुछ और बातें देख लेंगे। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फिर बोले तो कंट्रोलर इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे थे कि कंट्रोलर्स को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो अगर आपको प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बनाना है, जो कि सबसे बेसिक या सिंपल टाइप का कंट्रोलर है, पहली बात तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे सॉरी, ओपैम को यूज़ करेंगे। तो ये आपका ओपैम है सिंपल सा। अब आपका ये नेगेटिव साइड में अगर आप इनपुट दे रहे हो तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और अगर पॉजिटिव साइड में इनपुट दे रहे हो तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। तो ये तो इन्वर्टिंग टाइप का ही है। इसमें क्या होता है, आप एक यहाँ पे आर यहाँ लेते हो, एक आप इसके फीडबैक में इधर ले दो, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है, आउटपुट का फीडबैक इसको कहेंगे, यहाँ पे आप दे रहे हो। और एक्चुअल में क्या होता है ना कि करंट कभी भी ओपैम के अंदर से फ्लो नहीं करती है कभी भी। ओके, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड हो जाता है। ये आपको सबको पता होगा, ये ग्राउंड पे से जुड़ा है तो ये भी वर्चुअल ग्राउंड हो जाता है। जब दोनों का पोटेंशियल ही आपका ड्रॉप हो गया, जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो इसके अंदर से आपकी करंट नहीं जा सकती। करंट को फ्लो करने का पाथ जो हम देते हैं वो ये देते हैं। जैसे यहाँ से करंट गई, फिर ये ऊपर गई, फिर इधर गई, इधर गई, फिर ये नीचे गई, इधर गई, फिर आउटपुट में जाएगी। तो इस ओपैम के अंदर से कोई भी करंट नहीं जाएगी, ठीक है। ये तो चलो अलग बात हो गई। तो आपका सबसे सिंपल जो गेन होता है आपका इस तरीके के एम्पलीफायर का, इन्वर्टिंग टाइप के एम्पलीफायर का, वी आउट अपॉन वी इन इजकल टू माइनस, यहाँ पे माइनस इस्तेमाल करते हैं, R2 अपॉन R1। R2 बोले तो या फिर RF भी बोल सकते हैं, RF अपॉन R1 या फिर सिंपल R या R1। RF मतलब जो हम ये ऊपर R2 की जगह या RF यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, फीडबैक वाले पाथ में रेजिस्टेंस। और ये गेन ही यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक तरीके का कंट्रोलर है जिसका खुद का भी कुछ गेन होता है, तो वो KP, बट ये माइनस KP। तो ये गेन हो जाएगा आपका माइनस R2 अपॉन R1 या फिर माइनस KP, या फिर बोलें तो KP क्या हो जाएगा। अगर आप केवल KP को निकालना चाहते हैं तो इनका रेशियो निकाल लो R2 अपॉन R1, तो वो आपको KP दे देगा। तो ये सबसे बेसिक पार्ट हुई। अब नेक्स्ट है इंटीग्रल कंट्रोलर, ये भी सिंपल ही है। अब इंटीग्रल कंट्रोलर बनाने के लिए आपको आप एक इंटीग्रेटर कैसे बनाते हैं ओपैम की मदद से ये पता होना चाहिए। तो इंटीग्रेटर बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आप जो फीडबैक वाला आपका रजिस्टर होता है उसको रिप्लेस कर दो आप कैपेसिटर से। ओके, और यहाँ तो मान लो कि इनपुट आप दे ही रहे हो, तो यह आपका R, यहाँ तो R तो मौजूद रहेगा ही रहेगा। इस तरीके से बनाए, इनपुट आप वही इन्वर्टिंग वाले पे दे रहे हो माइनस पे, तो VO अपॉन VI क्या हो जाएगा आपका -1 अपॉन SRC। अब ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका रेशियो। और यहाँ पे हम इसी RC को क्या लिख सकते हैं, जो कि टाइम कॉन्स्टेंट की इक्वल भी होता है आपका TR। तो -1 अपॉन TR ये आपका गेन दे देगा, -1 अपॉन STR। ओके, अब ये 1 डिवाइडेड बाई S होना था, ये तो आपको वैसे भी पता था क्योंकि ये इंटीग्रेशन वाला है। इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन गिव्स, या फिर क्या देता है कि आपका जो आउटपुट है इन द फ्रिक्वेंसी डोमेन वो डिवाइड बाई S हो जाए। और डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन आपको क्या देता है, जो आउटपुट है आपका S डोमेन में वो मल्टीप्लाई हो जाए S से। तो यह आपका इस तरीके से हो गया। अब डेरिवेटिव कंट्रोलर में क्या है, सिंपल इसी का अपोजिट कर दो। जो इंटीग्रल में क्या उसी का अपोजिट, आप कैपेसिटर को उठा के इधर कर दो और जो रजिस्टर था उसको उठा के इधर ले जाओ। अब यहाँ पे VO अपॉन VI क्या हो जाएगा आपका पूरा न्यूमरेटर में आपको मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। और क्योंकि न्यूमरेटर में मिलेगा और आपका D अपॉन DT इन टाइम डोमेन आपको क्या देता है, मल्टीप्लाई बाई S इन S डोमेन। तो ये आपका S मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, माइनस अब भी रहेगा -S, और ये आपका टाइम कॉन्स्टेंट RC। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी कैपेसिटर इससे ही इस्तेमाल हो रहा है, तो -S इंटू DD। तो ये आपका फिजिकल इंप्लीमेंटेशन हो गया। अगर आप बनाना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ ओपैम, अलग अलग तरीके के कंट्रोलर, ये बेसिक कंट्रोलर हुए तीनों। अब क्या करते हैं, इसी को कंबाइन करते हैं, एक लेवल और ऊपर चलते हैं। अब हम P+D कंट्रोलर बनाते हैं।
अब आपको पता होगा कि आपका पी कंट्रोलर बनाने के लिए आपको एक चाहिए, क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, आपको एक और रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब डेरिवेटिव कंट्रोल बनाने के लिए आपको यहाँ तो रेजिस्टेंस चाहिए जो कि ऑलरेडी आपको मिल गया, पर यहाँ पे आपको कैपेसिटर चाहिए। तो जो हमारा ये R1 होता है, इसी के हम क्या करते हैं, पैरेलल में कैपेसिटर जोड़ देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन ही आपका P+D कंट्रोलर कहलाता है। ओके, तो सिंपल P कंट्रोलर था, बस मैंने क्या किया कि ये जो R1 था इसके पैरेलल में C जोड़ दिया, और ये इसकी आपकी इक्वेशंस हो गई। V0/Vi इक्वल टू माइनस R2/R1, तो Kp का रहेगा ही रहेगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस, ये हमने वैसे भी देखा है कि बाहर आपका Kp होता है, अंदर 1 प्लस आपका 1 प्लस TD के फॉर्म में हो जाता है। तो ये वही चीज़ है, TD को रिप्लेस कर देंगे S इंटू R1C से, या S इंटू TD, इस फॉर्म में होता है करीब करीब। तो ये वही चीज़ें जो हमने पहले देखी हुई है। अब आगे चलते हैं P+I कंट्रोलर पे। ओके, तो फिर वही बात, ये जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है कि आपको R2 चाहिए P कंट्रोलर के लिए, और आपको R1 चाहिए, तो ये दोनों आपको ऑलरेडी मौजूद हैं, मिले हुए हैं। अब क्योंकि इंटीग्रल कंट्रोलर बनाना है तो आपको ये फीडबैक वाले पाथ में कैपेसिटर भी चाहिए, बट इसको हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि ऊपर केस में हमने कैपेसिटर को यहाँ पे आर के पैरेलल में जोड़ दिया था, बट फीडबैक पाथ में हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे, और यहाँ ये सी और ये आर बना देगा आपका किस तरीके का, इंटीग्रल कंट्रोलर। ये कॉम्बिनेशन आपको दे देगा P+I कंट्रोलर। तो गेन फिर वही माइनस R2/R1 तो रहेगा ही, क्योंकि ये Kp के इक्वल होता है, और 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस और 1/S। ओके, ये भी 2R TR भी, ये पूरा ही आपका डिनोमिनेटर में, तो 1/STR। तो ये इसके सिमिलर ही है, ठीक है। अंदर क्या है, 1 प्लस और 1/S R2C, बस यहाँ पे R की जगह R2 इस्तेमाल हो रहा है। तो ये चीज़ हो गई हमारी। अब इसका एक लेवल और ऊपर जा सकते हैं कि हम P+I+D कंट्रोलर बनाएं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या लेंगे, ये R लेंगे और ये R लेंगे, ये दोनों मिलके क्या बना दिया आपका प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, सबसे बेसिक चीज़। उसके बाद हमने एक कैपेसिटर यहाँ पे सीरीज़ में लिया, ओके, और इसको ही किससे मान के चले, कनेक्ट होते हुए इस R1 से, तो ये दोनों मिलके क्या बना दिया, ये I कंट्रोलर बना दिया, जो कि मैंने ब्लू से हाईलाइट किया है। उसके बाद अब हमें D कंट्रोलर भी बनाना है, तो ये R को कंसिडर करेंगे, ये जो येलो से हाईलाइट है, ओके, ये D बनाने के लिए R को कंसिडर करेंगे, जो येलो से हाईलाइट है। इसको जोड़ा हुआ है किससे, इस C से, C1 इसको C1 मान लिया, इस वाले को C2 मान लिया है। तो C1 कहाँ लगेगा, इसके पैरेलल में, जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल में। तो यह आपका क्या है कि एक ही डायग्राम में हमने तीनों तरह के कंट्रोलर को मिक्स कर दिया है। इसका आप इक्वेशन लिख ही सकते हैं, V0/Vi, बाहर आपका माइनस R2/R1, जो कि हमेशा कॉमन ऊपर की इक्वेशंस में आप देख ही चुके हो कि यही चल रहा है, ये Kp के इक्वल है। फिर 1 प्लस आपको होगा, ये आपको पता ही कि इस तरीके से आपका होना ही होना है 1 प्लस के फॉर्म में, 1/, अब ये इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए 1/S, ये डिनोमिनेटर में S R2C2, ठीक है, ये टाइम कांस्टेंट है इंटीग्रल कंट्रोलर का, ये TR या फिर TI बोल सकते हैं, और यहाँ पे S मल्टीप्लाई में S R1C1, ये आपका क्या हो गया, प्रोपोर्शनल कंट्रोल, डेरिवेटिव कंट्रोल हो गया, सॉरी, ये न्यूमरेटर में हो गया, और ये आपका TD हो गया, टाइम कांस्टेंट ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो यहाँ पे आपका कंट्रोलर का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से खत्म होता है। इसके बाद देखेंगे लेक्चर नंबर 16 में हम कंपेंसेटर के बारे में।